Hello everyone, welcome to today's class. How are you all? Hello everyone, good evening. Welcome to today's class. कैसे हैं सब मेरे रॉक स्टार्स, माय अनअकैडमी चैम्पियंस। आज की आपकी क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम कुछ नया लर्न करने वाले हैं एंड लेट्स सी आज का टॉपिक क्या है। आई होप यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज़ और आप बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि आप इसके अंदर हिंदी में भी समझ पा रहे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट। आज हम देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ अपने आप को। आई एम नेहा सूद, आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर। मैं आपकी एसएसटी की एजुकेटर हूँ फॉर द क्लास जस्ट फॉर क्लास 6th 7th एंड 8th। ठीक है, मैं आपकी क्लासेस लेती हूँ फॉर हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री पढ़ाती हूँ मैं आपको, सिविक्स पढ़ाती हूँ एंड ज्योग्राफी। अगर आप मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं, आप अनअकैडमी ऐप पे आइए। आप मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस देख सकते हैं फॉर मोर एंड मोर लर्निंग। उसके लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ नेहा YT लाइफ। ये मेरा कोड है नेहा YT लाइफ। इसके अंदर आपको मेरा यूज़ करना है कोड टू अनलॉक स्पेशल फ्री क्लास and for more and more learning you can also use my code. If you are planning to buy an academy subscription you will get 10% off। अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे नेहा YT लाइव, आपको 10% ऑफ मिलेगा अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन पे। आपको मेरा कोड याद रखना है नेहा YT लाइव। ठीक है, तो जब भी आप अनअकैडमी ऐप पे आते हैं, आप मेरी क्लासेस देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अगर वो पूछता है कि एंटर कोड अनलॉक फ्री क्लास, तो आपने मेरा कोड याद रखना है NEHAYT लाइव, राइट। तो आज हम देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमारे पास क्लास 8th का। यस, वी हैव इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। देश की आज़ादी के बाद इंडिया की क्या सिचुएशन थी। हमको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने हमारे पे 200 साल राज किया। बहुत सारे रूल्स लगा दिए थे, बहुत सारे लॉज चेंज कर दिए थे, ठीक है। बट जब वो हमारे देश से चले गए थे, हमें इंडिपेंडेंट कर दिया था, हमें फ्री कर दिया था। बट उसके बाद हमारे देश में क्या सिचुएशन ऐसी पैदा हुई, जैसे हमारे देश में बहुत ही अलग अलग तरह के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। तो कैसे डिवीज़न हुआ इंडिया का, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो आज हम देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फ्रेंचाइजी के बारे में एंड माइनॉरिटी राइट्स के बारे में, और भी बहुत कुछ है। कैसे इंडिया, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और ये सब बना, और अफ़गानिस्तान 1947 के बेसिकली पार्टीशन के ऊपर है। आफ्टर पार्टीशन का क्या मतलब है, जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हो रहा था, जब सारे धर्म के लोग, जब मुस्लिम धर्म के लोग सारे पाकिस्तान जा रहे थे और हिंदू धर्म के लोग इंडिया वापस आ रहे थे, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं अपने इस फर्स्ट टॉपिक से। हम पढ़ेंगे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फ्रेंचाइजी के बारे में एंड माइनॉरिटी राइट्स के बारे में, ठीक है। तो इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। ये तो हम सबको पता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, राइट। इंडिया गॉट्स इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आज़ाद हो गया था। द कंट्री वॉज डिवाइडेड into India and Pakistan and 8 million refugees migrated। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि द कंट्री वॉज डिवाइडेड, हमारा देश का बंटवारा हो रहा था।
किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो 8 मिलियन रिफ्यूजीज वर माइग्रेटेड। अब इसमें आपको रिफ्यूजीज से क्या पता चलता है? हु आर रिफ्यूजीज? चलिए मैं आपको बताती हूँ। रिफ्यूजीज आर दोज पर्सन जिनको अपने देश छोड़ के जाना पड़ता है दूसरे देश में, जिनके पास ना घर होते हैं, ना रहने के लिए जगह होती है, वो एक टेंट्स में रहते हैं बाय दी जिस कंट्री में वो जा रहे हैं। तो देयर वर अराउंड 8 मिलियन रिफ्यूजीज। ठीक है, तो 80 लाख लोग एक तरह से हो गए जिसमें रिफ्यूजीज वर माइग्रेटेड। इसमें हिंदू इधर जा रहे थे इंडिया में और मुस्लिम्स वर गोइंग टू दी पाकिस्तान। ठीक है, तो 500 प्रिंसली स्टेट हैड टू कन्विंस टू ज्वाइन। तो देयर वर, आपको पता है कि इंडिया में राजा राजाएं महाराजाएं बहुत सारे होते थे, तो उनको भी बोला गया था कि आपको, देवर कन्विंस, उनको मनाया गया था कि आपको भी इस बंटवारे में पार्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देयर वर अराउंड 500 प्रिंसली स्टेट्स हैड टू बी कन्विंस टू ज्वाइन। उनको बोला गया था आप भी इनको ज्वाइन करो और हमारे इस बंटवारे में आपको भी पार्ट लेना पड़ेगा। यूनिटी एंड डेवलपमेंट वर द नीड ऑफ एन आवर। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? बंटवारा तो हो रहा है, बट बंटवारा और ये सब के लिए यूनिटी एंड डेवलपमेंट वर द नीड ऑफ द आवर। यूनिटी और डेवलपमेंट के बीच में अगर नहीं होती, यूनिटी नहीं होती, डेवलपमेंट नहीं होएगी, यूनिटी नहीं होगी तो बंटवारा करना मुश्किल हो जाता, राइट? तो अभी हम यूनिटी और डेवलपमेंट का थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इन 1947 इंडियन पॉपुलेशन वाज लार्ज। जस्ट वेट। यस, इन 1947 इंडियन पॉपुलेशन वाज वेरी लार्ज। हमें पता है देश की आबादी बहुत ज़्यादा थी। देयर वर अराउंड 345 मिलियन पीपल। They were divided into various castes and religions. Their languages was different, so were their food habits. अब क्या बात हुई कि जब 1947 में देश की आबादी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, there were around 345 million people. They were divided into various castes and religion. किस बात पे डिवीजन हो रहा था? कास्ट, रिलीजन एंड उनके बोलने का ढंग सब कुछ बहुत डिफरेंट था. सो वर देयर फूड हैबिट्स. इट वॉज नॉट एन ईजी थिंग टू मेक देम लिव टुगेदर. बहुत मुश्किल था उनको एक साथ जोड़े रखना, उनको एक साथ रहना बहुत मुश्किल था इन वन नेशन स्टेट. नॉट ओनली दिस, देयर वॉज अ नीड फॉर डेवलपमेंट ऑल्सो. तो आपको पता है कि डेवलपमेंट भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी होती है, राइट? सो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री. हर चीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, तो डेवलपमेंट वॉज ऑल्सो वेरी necessary. So need for development were also necessary. A vast majority of Indians lived in villages. पता है हमें सब गांव में रहते थे ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस. पहले सब गांव में ही रहते थे. Farmers and peasants were dependent upon the monsoon for their survival. तो जो फार्मर्स थे, जो खेती बाड़ी करते थे, वो किस पे डिपेंडेंट थे? पहले तो एग्रीकल्चर पे, और फिर उसके बाद उनको वेट होती थी मॉनसून की फॉर दी सर्वाइवल. So did the non-farm sector of the rural economy. इसलिए नॉन फार्म सेक्टर ऑफ द रूरल. फॉर एग्जाम्पल इफ क्रॉप फील्ड, देखो अगर आधी जनता तो हमारी गांव में रह रही थी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जनता जो थी हमारी वो किस में थी? फार्मिंग के अंदर, और वो वेट करती थी मॉनसून के सर्वाइवल के. फॉर एग्जाम्पल इफ द क्रॉप फेल्ड, द बार्बर्स, कारपेंटर्स, वीवर्स वर नॉट पेड फॉर द सर्विसेज. In cities, the factory workers lived in the slum areas which were very crowded and unhealthy. So there was no education, there was no access to education. तो अगर सब कुछ फेल होने लगता था, तो इफ़ द क्रॉप फेल्ड होती थी तो बाकी लोगों का भी इकोनॉमी उसी से चलती थी, ठीक है. इन सिटीज़ द फार्मर्स वर्कर्स लिव्ड इन स्लम एरियाज एंड वर क्राउडेड एंड अनहेल्दी. कुछ सिटीज़ में जब फैक्ट्री वर्कर्स जो स्लम एरियाज़ में रहते थे, वो बहुत, स्लम एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा झोपड़ी टाइप होती हैं और बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं और अनहेल्दी होती है. सो द यूनिटी हैंड डेवलपमेंट हैज़ टू गो हैंड इन हैंड. बंटवारे के टाइम पे यूनिटी बहुत ज़रूरी थी. यूनिटी मतलब एकता बहुत ज़रूरी थी. And had to go hand in hand because
if there was no unity among the different section of the society, it would be a costlier conflict. अगर इनके बीच में यूनिटी नहीं हुई, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हुआ, तो वो बहुत ही महंगा पड़ने वाला है देश को. On other hand, if the development cannot reach everyone, it will create division between the rich and the poor. अगर डेवलपमेंट रुक गई देश की, तो क्या होगा, रिच एंड द पुअर जो जो उसके अंदर डिफरेंस था वो बढ़ता ही चला जाएगा. सो ड्यू टू सच थिंग इट वाज डिसाइडेड टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंपनी. इसकी वजह से, यही रीजंस थे जिसकी वजह से कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लिखना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि वी हैड different caste, different religion, we had different languages, we had different food habits, we had rich, हमारे पास पुअर थे, पुअर लोग थे, रिच लोग थे. सो देर वर मतलब इतने सारे डिफरेंट लोग थे इंडिया के अंदर. इन्हीं की वजह से, जस्ट बिकॉज कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, कोई मतभेद ना हो, इसकी वजह से द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री वॉज रिटन. इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया. हमने ये चैप्टर बहुत बारी पढ़ा है और बहुत बारी सुना है, डिस्क्रिमिनेशन. आपने पहले भी पढ़ा होगा. डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. सो व्हाट इज दिस डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन? ये क्या है? डाइवर्सिटी मतलब इंडिया में कितनी सारी चीज़ें हैं. हमने देखा कास्ट है, रिलीजन है, रिच है लोग, पुअर हैं, लैंग्वेजेस हैं, फूड हैबिट्स हैं. कोई रूरल में रह रहा है, कोई गांव में रह रहा है, कोई स्लम एरिया में रह रहा है, कोई सिटीज़ में रह रहा है, कोई एजुकेटेड है, कोई नॉन एजुकेटेड है. सो देयर वर डिफरेंट थिंग्स. डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इट वॉज डिसाइडेड टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री. ठीक है, इसी की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, ताकि इन लोगों के बीच में मतभेद ना हो, कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, इट वॉज डिसाइडेड टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. तो अब हम देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड आफ्टर अ सीरीज ऑफ मीटिंग बिटवीन दिसंबर 46 से नवंबर 1949 तक. तो देयर वॉज सीरीज ऑफ मीटिंग. एक मीटिंग के बाद नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बना. कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड आफ्टर अ सीरीज ऑफ मीटिंग बिटवीन 1946 से लेके 1949 तक. तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 तक. Over 300 people attended this meeting from different political parties. तो 300 लोग थे, पीपल थे जिन्होंने अटेंड की थी ये मीटिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, जो इसके पार्ट थे बेसिकली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था. तो कॉन्स्टिट्यूशन सबको पता है ना, रूल्स, लॉज, सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. Indian Constitution was framed and adopted on 26 January 1950. That is why we celebrate Republic Day. हम रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तब फ्रेम हुआ था. ठीक है, हमारा भारत का सबसे बड़ी चीज़ थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना. वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था. दैट इज़ वाई हम रिपब्लिक डे मनाते हैं. 300 से ज़्यादा लोग ने ये मीटिंग अटेंड की थी फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़. कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड आफ्टर सीरीज ऑफ मीटिंग बिटवीन दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 तक. राइट तो ये डेट्स याद करना आपको बहुत ज़रूरी है. कितनी देर लग गई थी, हमारे 3 साल लग गए थे हमें अपना देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में. ठीक है, आफ्टर द सीरीज ऑफ मीटिंग. चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं.
व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी कंट्री में, जिसमें सबको, आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, इसमें सबको मिलना चाहता है कि राइट टू वोट। Right to vote. The first features of the constitution was the universal adult franchise. सबसे बड़ी फीचर थी, सबसे फर्स्ट फीचर थी was the universal adult franchise. All Indians above the age of 21 have right to vote in state and national elections. मतलब पहले तो ये एज थी एज 21, बट ये चेंज हो गई, एज 18 हो गई थोड़े टाइम बाद। पहले क्या था कि हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था इंडिया के अंदर, मे बी। और इसमें महात्मा गांधी ने इसके बारे में लिखा भी है कि ऐसा क्यों क्यों लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। एवरीवन इज़ इक्वल, एवरीवन इज़ इक्वल, सबको वोट देने का अधिकार है, सब कुछ है। सो ऑल इंडियंस above the age of 21 have right to vote in state and national elections। मतलब उनको स्टेट और नेशनल इलेक्शंस में पार्ट लेने का हक बन चुका था। एज यू ऑल नो, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे दिस इज़ फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। मतलब यहाँ के लोग ही, जनता ही सब कुछ है, नॉट द गवर्नमेंट। ठीक है, वो ही चुनती है हमारी गवर्नमेंट को और वो ही चलाती है। सो ऑल इंडियंस अबव द एज ऑफ 21 हैव राइट टू वोट इन स्टेट एंड नेशनल इलेक्शन। दिस राइट इज़ गिवन टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। कोई भी जेंडर हो, मेल फीमेल, क्लास और एजुकेशन। मतलब कोई भी क्लास हो, अपर क्लास, मिडिल क्लास, ये सब चीज़ें इसलिए बनाई गई थी क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हमें इस देश में रोकना था। हमने सुना है कितनी सारी कास्ट थी, कितनी सारी रिलीजन थी। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन पूरा रुक गया, पर इसकी वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से हम डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे हम लाइन में सब लगेंगे वोट देने के लिए। देखिए, आपने ये देखी है फैक्ट। तो दिस राइट वॉज गिवन टू एवरी वन रिगार्डलेस द जेंडर। कोई भी जेंडर हो, कोई भी क्लास हो, या कोई भी एजुकेशन। ठीक है, कोई भी एजुकेशन हो, चाहे वो एजुकेशन, चाहे वो इलिटरेट हो, पढ़ा लिखा बिल्कुल ना हो, चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा हो, चाहे वो जितना पैसे वाला हो, चाहे वो कुछ भी हो। देर आर मेनी फैक्टर्स, किसी भी कास्ट का हो, एवरी वन वॉज गिवन राइट इन रिगार्डलेस। मतलब आओ, यू हैव गिवन राइट टू वोट। सो दिस वॉज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी थी। द एज वॉज 21 and had right to vote in state and national elections. This was the first feature of the Constitution, universal adult franchise. इक्वालिटी बिफोर द लॉ, हमें पता है लॉ के आगे कोई नहीं है। नो वन इज अबव द लॉ। मतलब जो हमारे देश का लॉ है उससे ऊपर कोई भी नहीं है। सम लीडर्स वांटेड टू डिक्लेयर इंडिया एज अ हिंदू स्टेट। कुछ लीडर्स थे हमारे उस टाइम पे पार्टीशन में। ये देखो कितनी डाइवर्सिटी दिखाई है, कितने धर्म है हमारे पास। सो देयर वर सम लीडर्स हु वर वांटेड टू डिक्लेयर इंडिया एज अ हिंदू स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्ड दैट एवरी सिटीजन वॉज ट्रीटेड बिफोर इक्वल बिफोर द लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करना चाहता था, ये सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, ये सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं, सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्ड कि सारे सिटीज़न इक्वल होंगे बिफोर द लॉ। सब लॉ के पहले इक्वल हैं। लॉ वॉज सेम फॉर द पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट एंड रिलीजन। तो लॉ जो था वो सेम था फॉर एवरी पीपल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए लॉ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब लोगों के लिए लॉ है, ऐसा नहीं है कि जो गांव में रह रहे हैं उनके लिए कोई लॉ नहीं है। लॉ वॉज सेम फॉर द पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट एंड रिलीजन। सब कास्ट, सारी रिलीजन, सब के लिए ये लॉ एप्लीकेबल था।
Sikhs, Muslim, Christian, Parsi, Jainis वर इवन इक्वल राइट्स एज हिंदूज. अब मैं इसके अंदर बेसिकली मेजॉरिटीज़ वर बेसिकली, अब आप बात करें मेजॉरिटीज़ में, तो मेजॉरिटीज़ इन इंडिया आर बेसिकली हिंदूज. देन वी हैड डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन लाइक सिख्स, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज हो गए एंड जैन्स. ये सब माइनॉरिटीज़ में आ गए थे. अब क्या था कि हमेशा ऐसा देखा गया कि मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी को, कमज़ोर लोगों को दबाने की कोशिश करता है. तो यही चीज़ अवॉइड करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम हुआ था, जिसकी वजह से वर इनको भी यही हकदार मिला हुआ है, वर गिवन इक्वल राइट एज हिंदू. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदूज़ को, सम लीडर्स वांटेड टू डिक्लेयर हिंदू, मतलब यहाँ पे हिंदू ज़्यादा रह रहे हैं तो इस कंट्री को हिंदू कंट्री बना दो, ऐसा नहीं है. तो उन्होंने सिख्स, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जैनीज़ वर गिवन इक्वल राइट्स एज हिंदू, मतलब हिंदुओं जैसे उनको सारे हक मिले गए हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि ये डिवाइड करेंगे नेशन को, कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने की कोई उम्मीद नहीं है. तो देखो कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे पहले ध्यान दिया डिस्क्रिमिनेशन को सबको लॉज ऐसे बनाए. सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज में क्या था कि सारी सिटीज़न ऑफ इंडिया, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी क्लास का हो, कोई भी एजुकेटेड हो या ना एजुकेटेड हो, सबको जब भी इलेक्शंस आएंगे उनको राइट दिया गया वोट करने के लिए. फिर उन्होंने लॉ में ये भी लिखा कि एवरी सिटीज़न हैज़ टू बी ट्रीटेड इक्वली, मतलब हर एक सिटीज़न जो इंडिया में है उसको इक्वल हक दिया जाएगा. हमने पढ़े हुए अपने फंडामेंटल राइट्स, बहुत बारी पढ़े हुए. हमने पढ़े हुए क्यों बोला जाता है इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यही सब रीजंस हैं, मतलब देश के लिए है ये. ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, चीज़ों की देश की भलाई के लिए लिखी गई थी, क्योंकि पहले के टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट सिस्टम को बहुत मायने दिए जाते थे. हमने देखा है जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ कैसे उनके साथ भेदभाव होता था जस्ट बिकॉज कि वो एक दलित थे. लॉ वॉज सेम फ्रॉम द पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट एंड रिलीजन. चलो अब देखते हैं माइनॉरिटी. अब मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटीज़ और माइनॉरिटीज़ थे. मेजॉरिटीज़ आर बेसिकली हिंदूज़. इसमें मैं किसी धर्म को नहीं फोकस कर रही, मैं सिर्फ पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ. मेजॉरिटीज़ इसलिए हिंदू को बोला जाता है क्योंकि वो सबसे ऊपर थे. देन वी हैव सिख्स, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज एंड जैनीज़. तो माइनॉरिटी राइट्स क्या थी? The Constitution provided special privileges to poor and disadvantaged citizens. तो आपने SC और ST के बारे में सबने सुना होगा, शेड्यूल कास्ट और ये सब. तो इनको क्या था, इनको भी ये बेसिकली दे वर कंसिडर्ड एज द लोअर कास्ट, इनको लोअर कास्ट समझा जाता था. तो जो इनकी एजुकेशन थी, रिजर्वेशन थी, और हर चीज़ में इनकी रिजर्वेशन, और एजुकेशन में हो, रिजर्वेशन में हो या जॉब में हो. अब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, अब आप ये चीज़ देखो, यूनिवर्सिटीज़ में आप जाओगे तो वहाँ पे देखा होता है SC और ST कोटा, मतलब जस्ट बिकॉज कि इनको एक सबको इक्वल राइट देने के लिए ये कोटा डिसाइड हुआ कि मतलब इनकी सीट्स हर जगह रिजर्व कर दी गई, क्योंकि इन्होंने भेदभाव बहुत ज़्यादा देखा है. ठीक है, तो इनके लिए एजुकेशन में सीट्स रिजर्व कर दी गई, हर जगह इनकी सीट्स रिजर्व, दे आर गिवन स्पेशल प्रिविलेज बिकॉज दे फेस्ड अ डिस्क्रिमिनेशन अ लॉट ऑफ टाइम. गवर्नमेंट जॉब्स में इनके पास डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी इनको, सब जगह. तो दे हैड अ पर्टिकुलर कोटा, हर जगह एक पर्टिकुलर कोटा इनका डिसाइड हो गया है, जहाँ पे इनकी सीट्स फिक्स कर दी गई हैं जो सिर्फ इनका ही हक बनेगा. तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड स्पेशल प्रिविलेजेस टू पुअर एंड डिसएडवांटेजेस सिटीजन. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड की टू पुअर एंड डिसएडवांटेजेस सिटीजन्स, ठीक है, जो गरीब थे, जो डिसएडवांटेज, अनटचेबिलिटी वॉज अबॉलिश. तो हमने सुना है ये छूत अछूत की बीमारी थी, उसको अबॉलिश किया गया. तो अगर ये कोई करता भी पाया गया, इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, मतलब
पनिशेबल ऑफेंस का क्या मतलब है, उसको सज़ा मिल सकती है. द परसेंटेज ऑफ द सीट्स इन लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट जॉब्स आर रिजर्व फॉर द लोअर कास्ट. लाइक एवरीवेयर, almost everywhere in education, jobs, universities, schools, हर जगह ये इनका एक सीट्स हैज़ बीन रिजर्व. सीट्स मतलब उनका एक पर्टिकुलर चीज़ डिसाइड होती गई है कि ये यहीं पे इनका ही एडमिशन होगा इधर पे. सो द गवर्नमेंट जॉब्स वर रिजर्व फॉर द लोअर कास्ट. अदर चैलेंजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. और क्या क्या चैलेंजेस थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के. डिबेट्स ऑन द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. हमको पता है एक होती है हमको पता है लेवल कितने होते हैं. वी हैड डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन वी हैड स्टेट लेवल, फिर आता है सेंटर या यूनियन लेवल. सो दीज वर द लेवल विच वॉज डिसाइडेड. ये चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, किस किस को क्या क्या काम देना है. तो देयर वर डिबेट्स ऑन द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. Assembly reached a conclusion to balance powers and provide 3 list of subjects. मतलब असेंबली में जब बहुत सारे डिसीजंस हुए तो ये भी डिसीजन लिया गया कि किस किस को क्या क्या. तो अब आप देखेंगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट सबसे नीचे आएगी, तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लिस्ट और ये सब जो डिस्ट्रिक्ट का काम होगा. तो अब हम पहले शुरुआत करते हैं यूनियन लिस्ट है. यूनियन लिस्ट में क्या क्या था. हैज़ द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब पूरी देश को उन्होंने देखना है. यूनियन अलोन कैन मेक द लॉस, मतलब वो खुद लॉस बना सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं. डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, भारी भारी चीज़ें इनको दी गई क्योंकि ये देश को चला रहे थे, जिसके अंदर डिफेंस, आर्मी वगैरह सब कुछ. बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स मतलब दूसरे देशों के साथ हमें कैसे डील करना है, कैसे आगे बातचीत करनी है. एंड कम्युनिकेशन वॉज इसके अंदर इंक्लूड की गई. आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये. आपको आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं कि यूनियन लिस्ट के अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, क्या क्या चीज़ें थी. देन वी हैड, हमारे पास आए स्टेट लिस्ट. हैज़ सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल, अब मैं इसको लोकल लेवल भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट को लोकल भी बोल सकते हैं. एंड हैज़ सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल एंड स्टेट इम्पोर्टेंस. स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक द लॉस, ये भी लॉस बना सकते थे. पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये सब कहाँ आते थे, स्टेट लिस्ट के अंदर आते थे. What about the local concurrent list? Local जिसको बोल सकते हैं, has a subject of common interest of both center and the state. तो ये दोनों को मिला के, तो इसका और इसका मिला के concurrent list has the subjects of common interest of both center and the state. Both the center and the state can frame the laws. ये laws frame नहीं करेगा. laws कौन frame करेगा, यूनियन एंड द स्टेट कैन फ्रेम द लॉज. एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, जो सारी चीज़ें बेसिकली लोकल लेवल पे होती हैं. कंट्री का कैसे लोकल लेवल पे कैसे एजुकेशन चलनी चाहिए. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट. ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आने लग गए थे. पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन व कमिंग इन द स्टेट लिस्ट, और यूनियन लिस्ट के अंदर आ रहे थे डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन. तो ये देखो आपको डिफरेंस दिखाया गया है इसके अंदर. क्या था ये, हैज़ सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, हैज़ सब्जेक्ट ऑफ लोकल एंड स्टेट इम्पोर्टेंस, has subject of common interest in both to the center and the state. Union alone can make the laws. Union अकेले laws बना सकता है
और हमारे देश के लिए काम कर सकता है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक द लॉज, स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे लिए लॉज बना सकता है। बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन ओनली फ्रेम द लॉ, कॉन्करेंट लिस्ट कैन नॉट फ्रेम द लॉ, राइट। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, हमने देखा इंडिया में देयर आर मोर देन 1600 लैंग्वेजेस, 1600 लैंग्वेजेस से ऊपर हमारे देश में बोली जाती हैं। तो अब इसमें क्या देखते हैं कि मेंबर्स हिंदी वॉज सजेस्टेड एज अ नेशनल लैंग्वेज। तो हम सब, हमारी कॉमन लैंग्वेज क्या है? हिंदी। हम हिंदी बोलते हैं, हमारी मदर टंग चाहे कुछ और हो, पर हम हिंदी ज़रूर बोलना सीख लें। सजेस्टेड एज अ नेशनल लैंग्वेज। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स अपोज्ड, इन्होंने जो नॉन हिंदी स्पेस थे, जैसे तेलुगु हो, जिनकी तमिल हो गई, कन्नड़ हो गई, मराठी हो गई, उन्होंने क्या किया? अपोज करना शुरू कर दिया कि क्यों भाई हिंदी क्यों नेशनल लैंग्वेज गिनी जाए, हमारी लैंग्वेज क्यों नहीं नेशनल लैंग्वेज में आ रही। तो हिंदी वॉज लेटर ऑन, हिंदी वॉज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। द मेंबर, अब ये था कि इंग्लिश वर्ड ओनली टू बी यूज। अब देखो कुछ चीज़ें तो हमारी देश छोड़ के गए हैं हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, तो कुछ चीज़ें तो हम वहाँ से अच्छी भी तो सीखेंगे। तो इंग्लिश हैज़ टू बी यूज्ड इन कोर्ट्स एंड फॉर्म फॉर अ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट्स। अब हम जाओगे कोर्ट लेवल पे या कोई केस लड़ोगे तो वहाँ पे हिंदी ज़्यादा नहीं चलती, वहाँ पे क्या चलती है? इंग्लिश। इंग्लिश टू बी यूज इन कोर्ट्स एंड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट्स। तो मेंबर्स अपोज यूजिंग इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस। तो मेंबर्स थे कुछ देश के जो उन्होंने अपोज किया था कि क्यों, वाई इंग्लिश एजुकेशन, सॉरी वाई इंग्लिश लैंग्वेज, वाई नॉट हिंदी। तो बट कुछ चीज़ें वहाँ से भी हमारी अडॉप्ट हुई हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे लिए बना के गए और ये सब। तो इंग्लिश लैंग्वेज वॉज मेंबर्स अपोज यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द ऑफिशियल पर्पस। तो अब हमने देखा इस स्लाइड के अंदर कि हिंदी वॉज सजेस्टेड एज अ नेशनल लैंग्वेज, हिंदी को बना दिया गया था नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है। और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, जिनको हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो हमारी हैं, बेसिकली आप जाओगे महाराष्ट्र साइड जाओगे तो वहाँ मराठी ज़्यादा मिलेगी, गुजरात साइड जाओगे तो आपको गुजराती ज़्यादा मिलेगी, आप पंजाब साइड जाओगे तो वहाँ पंजाबी ज़्यादा मिलेगी। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। तो इंग्लिश कैन ओनली बी यूज इन द कोर्ट्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट्स। सो आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट वाज आवर नेशनल लैंग्वेज, तो आपने बोलना है हिंदी वाज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। ड्राफ्टिंग कम्युनिटी, ड्राफ्टिंग कम्युनिटी में क्या था? मैनी पीपल वर्क टूवर्ड्स द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत मैनी पीपल मतलब बहुत सारे लोग थे इन्वॉल्व, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। तो देयर वर डिफरेंट डिफरेंट पीपल हु वर्क टूवर्ड्स द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम के लिए काम कर रहे थे। Dr. B.R. Ambedkar played an important role in supervising and finalizing the document. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही वॉज द फर्स्ट, अब मैं आपको ये पढ़ाती हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज बोर्न ऑन 1891 से लेके 1956 तक, प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सुपरवाइजिंग द फाइनलाइजिंग द डॉक्यूमेंट, उनका मेन योगदान था। ही वॉज रिस्पेक्टफुली रेफर टू एज बाबा साहिब भी बोला जाता था। ही वॉज फ्रॉम मराठी स्पीकिंग दलित फैमिली। अब इसमें आता है दलित, देखा वो एक दलित फैमिली से थे, बट उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ही वॉज अ लॉयर एंड एन इकोनॉमिस्ट एंड रिवर्ड लीडर। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोला जाता है उनको फादर ऑफ द इंडियन? बिकॉज द मैन बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वही एक थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट, ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर
ही वॉज अ लॉयर, वो एक लॉयर थे, इकोनॉमिस्ट थे, बहुत ही योग्यशाली थे, सब कुछ थे। तो सबसे पहली बात क्या थी, उन्होंने सुपरवाइज किए सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइनलाइजिंग द गवर्नमेंट, जब फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने वाला था। सो दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो आप इस फोटो में, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब भी पकड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस किया, हमने बहुत बारी क्लास 6 में पढ़ा है, क्लास 7 में पढ़ा है, क्लास 8 में भी पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस किया था जस्ट बिकॉज ही वॉज अ दलित, वो एक दलित थे। ठीक है, तो उन्होंने भी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था, और शायद वहीं से ये चीज़ें सीख के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया है कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश कर दी, हर किसी को इक्वल राइट दे दिया कि आप सबको इक्वल राइट है, आपको इस इक्वल राइट में पार्ट लेना है, और एवरीवन वाज इक्वल राइट टू वोट, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी इस देश में, सब लोग इक्वल हैं। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1891 से लेके 1956 तक थे, played an important role in supervising and finalizing the government. He was respectfully referred to as बाबा साहिब बोला जाता था उनको। ठीक है, he was from Marathi speaking Dalit family. He was a lawyer and economist and revered leader of Dalits. He was known as the father of the Indian Constitution. He was known as the father of the Indian Constitution. चलिए और भी कुछ लिखा पड़ा है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन बिटवीन दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949, सम 300 इंडियंस हैड अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स, मीटिंग्स पे मीटिंग्स चली ऑन द कंट्री पॉलिटिकल फ्यूचर, क्या होगा हमारे कंट्री का पॉलिटिकल फ्यूचर, कैसे हम फ्रेमवर्क करेंगे इसका, और सब चीज़ों के लिए। दीज कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली मीटिंग्स वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ये कहाँ हुई, न्यू दिल्ली के अंदर हुई। These discussions resulted in framing of the Indian Constitution which came effect on 26 जनवरी 1950। ये हमें डेट हमेशा याद रहेगी, 26 जनवरी को क्यों होती है रिपब्लिक डे परेड, राइट। तो वन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इट्स एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हमने सब कुछ पढ़ा है ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज में मतलब राइट टू वोट। ठीक है, ऑल इंडियंस अबव द एज ऑफ 21 वुड बी अलाउड टू वोट इन स्टेट एंड नेशनल इलेक्शंस, सबको अलाउ किया उन्होंने। ऑन द अदर हैंड, सून आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया चोज टू ग्रांट दिस राइट टू ऑल इट्स सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, क्लास और एजुकेशन। जेंडर, क्लास, एजुकेशन को सबको इक्वल दायरे पे रख के उन्होंने ये राइट दी सबको। The second feature of the Constitution guaranteed equality before the law for all citizens, मतलब equality, सबके लिए equal before the law for all citizens regardless of their caste or religious affiliation। सबको ये स्लाइड क्लियर हो गई। चलिए अब और पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडिया हैड अ लार्ज पॉपुलेशन, इंडिया के पास बहुत लार्ज पॉपुलेशन थी ऑफ सिक्स क्रिश्चियन, पारसीज एंड जैनीज। ठीक है, ये सब धर्म भी थे। अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दे वुड हैव सेम राइट एज हिंदूज and the same opportunities when it was came to seeking jobs in government or private sector। तो बाकी इन सब को भी इक्वल राइट्स दिए गए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ली गई to seeking jobs in the government or private sector, same rights before the law। Third feature of the constitution offered special privileges for the poorest and most disadvantaged citizen, जिसमें हमने SC और ST के बारे में पढ़ा था, right। The constitution assembly spent many days, बहुत सारे दिन लगाए उन्होंने डिस्कसिंग द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस दोज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हमने पढ़ा स्टेट गवर्नमेंट की क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर्स होंगी। द कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस दीज कंपीटिंग क्लेम्स बाय प्रोवाइडिंग 3 लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स।
union with the subjects such as taxes, defense and foreign affairs. taxes आए उसके अंदर, defense आए, foreign affairs आए, which would be exclusively responsible for the center, मतलब उनका सेंटर की ड्यूटी थी. A state list of subjects such as education, health, which was taken care by the principally by the states. और फिर आता है concurrent list, मतलब local level list, under which some subjects such as forest, agriculture, in which center and states would have joint responsibility, सबकी responsibility थी. Another the major depend was the concern about the language. एक तरह से ये हमारी समरी ही चल रही है जितना हमने अभी तक पढ़ा है. Many members believe that the English language should leave India and its place should be given in Hindi. बहुत लोग चाहते थे कि इंग्लिश को छोड़ के हिंदी को लैंग्वेज बना दिया जाए. फाइनली अ कॉम्प्रोमाइज अराइव दैट हिंदी वुड बी एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. Language of India. English would be used in courts, services and communication from one state and the another. The constitution was framed by Dr. B.R. Ambedkar, chairman of drafting committee. In final जब उन्होंने फाइनल स्पीच दी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पॉइंटेड आउट दैट political democracy has to be accompanied by the economy and social democracy. With new constitution, India was going to enter into the life of contradictions. मतलब नया कॉन्स्टिट्यूशन आया तो शायद से ये भेदभाव और ये चीज़ें, नई जिंदगी मिल रही थी इंडिया को. तो लिंग्विस्टिक का क्या मतलब होता है. लिंग्विस्टिक में अब हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हो रही थी, क्या क्या लोगों की डिमांड्स थी. इन 1920 लिंग्विस्टिक इज बेसिकली रिलेटेड टू लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज के हिसाब से. इन 1920 देश की आज़ादी से पहले ही कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था टू मेक स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप, मतलब अपने ग्रुप के हिसाब से. मतलब हम 1920 में कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि जो भी लैंग्वेजेस के हिसाब से स्टेट्स बनी जाएंगी, ठीक है, वेदर इट्स मराठी, पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कितनी कितनी लैंग्वेजेस थी. तो जो भी स्टेट्स बनेंगी विल बी अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेजेस. पोस्ट इंडिपेंडेंस नेहरू एंड पटेल रिफ्यूज टू क्रिएट स्टेट्स. जब इंडिपेंडेंस मिल गई तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा. नेहरू एंड पटेल रिफ्यूज टू क्रिएट द लिंग्विस्टिक स्टेट्स. The Telugu speaking people of Madras presidency protested. The Poti Srimulam was the main leaders. अब हम इसके बारे में ये स्टोरी भी पढ़ने वाले हैं कि क्यों ये सब चीज़ें हो रही थी. जब देश का बंटवारा हो रहा था, हमारे देश में भी बंटवारे चल रहे थे. तो देखते हैं. The Nehru and Patel on linguistic provisions. Nehru wanted to control the disruption forces for the nation to be united. Sardar Vallabhbhai insisted on developing the nationalism and rejecting all the. उन्होंने कहते थे देश बनाओ, क्यों हम इसको देश को भी बंटवारा कर रहे हैं हम अपना लैंग्वेजेस में और ये सब चीज़ों में. So back in 1920, Indian National Congress had promised that once the country won independence, each other major linguistic group would have its own province हो जाएगी, मतलब देश को हम बांट देंगे लैंग्वेज के हिसाब से. However, after इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कांग्रेस डिड नॉट टेक एनी स्टेप्स टू ऑनर दिस प्रॉमिस. वो अपनी बातों से मुकर गए. India was divided on the basis of religion despite the wishes and efforts of Mahatma Gandhi, and the freedom had come not only in one nation but as two. तो महात्मा गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि उन्होंने वो देश को आज़ाद करना चाहते थे, बट बंटवारा नहीं चाहते थे वो. एज अ रिजल्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया, मोर देन मिलियन ऑफ पीपल वर किल्ड इन द रॉयट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स. आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, आप देख भी सकते हैं अभी गूगल वगैरह में
कैसे कितनी रॉयट्स हुई थी हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में बंटवारे के टाइम पे। क्यों? क्योंकि वो आ गया था धर्म के ऊपर, ये चीज़ें धर्म के ऊपर आ गई थी हिंदू और मुसलमानों के बीच में। देयरफॉर बोथ प्राइम मिनिस्टर एंड नेहरू एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक्स थे। क्यों वो अगेंस्ट थे? क्योंकि ये चीज़ें हुई थी। As a result, partition of India, more than million of people had been killed in the riots between Hindus and Muslims. riots में कौन मारे गए? हिंदू और मुसलमान, बहुत जनता मारी गई। Therefore, प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल ने वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ दिस लिंग्विस्टिक्स थे। मतलब वो नहीं चाहते थे देश का बंटवारा भी हो लैंग्वेजेस के बेसिस पे। तो अब पॉटी श्रीरामुलम मुलू की हम कहानी सुन लेते हैं। ही वॉज अ वेटेरियन गांधी डिमांडेड आंध्रा। ये शायद से हमारी लास्ट स्लाइड होगी, फिर उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। ठीक है, तो डिमांडेड आंध्रा, उन्होंने आंध्रा स्टेट्स की डिमांड की। ही वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक एंड आफ्टर 58 days ऑफ फास्ट, उन्होंने हंगर स्ट्राइक की काफ़ी बुरी तरह, एंड ही डाइड ऑन 15 दिसंबर 1952 में उनका देहांत हो गया। On 1st October 1953, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर आंध्रा एज अ सेपरेट स्टेट। तो अभी और पढ़ते हैं हम इनकी कहानी, क्यों इन्होंने ऐसा किया था। द कन्नड़ स्पीकर्स, द मलयालम स्पीकर्स, द मराठी स्पीकर, देखिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आने लग गई। डिमांडेड देयर ओन स्टेट, क्या चाहते थे? अपनी अपनी स्टेट्स बनाना, their own states. The stronger process came from the Telugu speaking district on which was in the Madras presidency. पॉटी श्रीमूलम went on a hunger strike, वो भूख हड़ताल पे चले गए, demanding the formation of the Andhra state to protect the interest of Telugu speakers. जस्ट बिकॉज वो चाहते थे कि एक आंध्रा की भी स्टेट बने अलग जिसमें तेलुगु लैंग्वेज चलती है। ऑन 15 दिसंबर 1952 में उनका देहांत हो गया, ही डाइड, and on 1st October 1953 a new state of Andhra came into being which subsequently became Andhra Pradesh. Andhra Pradesh state form हो गई। A states reorganization commission was set up which submitted its reports in 1956 recommending the redrawing of the district and provisional boundaries to form the compact provision of Assamese, बंगालीज, उड़िया, तमिल, देखिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आनी शुरू हो गई, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु स्पीकर्स रिस्पेक्टिवली। द लार्ज हिंदी स्पीकिंग रीजन वॉज ब्रोकन अप इनटू सेवरल स्टेट्स, मतलब यहाँ पे भी हमारा बंटवारा हो ही गया आखिरकार। In 1960 बॉम्बे वॉज डिवाइडेड इनटू सेपरेट स्टेट्स फ्रॉम मराठी एंड गुजराती। बॉम्बे को भी डिवाइड कर दिया गया मराठी और गुजराती के लैंग्वेज के हिसाब से। एंड इन 1966 द स्टेट ऑफ पंजाब वॉज डिवाइडेड इनटू पंजाब एंड हरियाणा। हरियाणा में भी पंजाबी चलती है, पंजाब में भी चाइना चलती है, बट द स्टेट ऑफ पंजाब वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू पंजाब एंड हरियाणा। तो देख रहे हैं आप कैसे कैसे डिविजन्स होने लग गए थे हमारे देश में, कैसे कैसे डिविजन्स होने लग गए थे और कैसे कैसे चीज़ें बदलाव हो रही थी हमारे देश में। हर लोग चाहते थे कि हमारी लैंग्वेज को ज़्यादा अहमियत दिए जाए, हिंदी को नहीं, और ये सब। तो बंगाल, उड़िया, तमिल, मलयालम, आप जगह जगह जाएंगे, जिस जिस स्टेट में जाएंगे वहाँ वहाँ की लैंग्वेजेस बदलती चलेंगी। तो ये था बेसिकली जो हमने पढ़ा अभी तक, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आप अगर बाकी का पढ़ना चाहते हैं, यू नीड टू अटेंड माय स्पेशल फ्री क्लास। ठीक है, आपको मेरी स्पेशल फ्री क्लास अटेंड करनी पड़ेगी जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा और इस बारे में सब्जेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। सो दीज आर बेसिकली द शॉर्ट आंसर्स, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट फेस द न्यू गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या प्रॉब्लम थी न्यू गवर्नमेंट?
द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लिव्ड इन विलेजेस, ये तो हमने पढ़ा है, गाँव में रहते थे. डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस वॉज द नीड ऑफ एन आवर. Agriculture had to be improved as farmers, peasants depended on the monsoon for their survivals. Barbers, carpenters, weavers and other services group of non-farm sector and the rural economy would get paid for their services if crops failed. So the government was faced with the task of building dams for irrigation. In cities, फैक्ट्री वर्कर्स जो रहते थे, दे लिव्ड इन द क्राउडेड स्लम्स, ये सब कुछ हमने पढ़ा है अभी इस चैप्टर में. हैड लिटिल एक्सेस टू एजुकेशन और हेल्थ केयर. द गवर्नमेंट हैड टू ड्राफ्ट स्कीम्स टू एजुकेट द पुअर एंड प्रोवाइड एडुकेट हेल्थ केयर. आप ये सब आंसर्स नोट भी कर सकते हैं. राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. The Constitution Assembly was set up a draft out in Constitution of India. The Constitution Assembly met numerous times while the Indian Constitution was being written. The writing of Constitution took almost 3 years to be completed. 3 साल लगे थे दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 तक. What was universal adult franchise? पढ़ा था हमने राइट टू वोट के बारे में. Was adopted by the Indian Constitution. Universal adult franchise is the right or the privilege of voting. Indian Constitution adopted universal adult franchise and all Indians above the age of 21 would be allowed to vote in state and national elections जब होंगे. This was a revolutionary step as Indians have never been allowed to choose their own leaders. मतलब ये एक बहुत बड़ा चेंज था क्योंकि इंडियंस को अलाउड नहीं था अपने लीडर्स को चूज करने का. क्वेश्चन नंबर 4. What was a promise made by the major linguistic groups by Indian National Congress in back 1920? The promise made by the Indian National to be the major linguist were the ones the country and each linguistic group would have its own province. मतलब उनकी अलग अलग स्टेट को बंटवारा हो जाएगा. So these were the important questions इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमने पढ़े, जो आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं. सो काइंडली नोट इट डाउन ऑल्सो. तो अब मैं आपको बताती हूँ आप मेरी लाइव स्पेशल क्लासेस कैसे अटेंड कर सकते हैं. मेरी स्पेशल क्या है लाइव स्पेशल क्लासेस में? यू कैन यूज़ चैट सिस्टम, यू कैन इंटरेक्ट विद मी, आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं. आस्क क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टैब. ठीक है, आप उसके अंदर मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं अपने. उसके अंदर पोल्स होते हैं, बेसिकली MCQs क्वेश्चंस दिए जाते हैं, पोल्स आते हैं जिसके अंदर मैं आपको क्विज दूंगी, आपको आंसर्स दूंगी और फॉर बेटर लर्निंग एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी compete कर सकते हैं क्योंकि एट दी क्लास आई ऑल्सो शो दी लीडर बोर्ड कौन टॉप पे चल रहा है. सो देयर इज़ अ टफ कॉम्पिटिशन. सो हाउ कैन यू ज्वाइन माई स्पेशल फ्री क्लास? क्या प्रोसीजर है? आपको प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी की लर्नर ऐप डाउनलोड करनी है. जब वो डाउनलोड हो जाएगी आपको इंस्टॉल करना है. ओपन द ऐप एंड क्लिक एंड गेट स्टार्टेड. एंटर योर मोबाइल नंबर एंड OTP. मोबाइल नंबर डालनी है और आपका OTP जो 1 टाइम पासवर्ड आएगा आपके फ़ोन पे आपको वो डालना है. क्रिएट योर अकाउंट. आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है इसमें, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, स्टेट्स ऑफ रेजिडेंस, सब चीज़ें. हाउ टू वॉच माई स्पेशल क्लास. अब फिर उसके बाद जब आपने इंस्टॉल कर ली, डिटेल्स भर दी, तो आपको पूछा जाएगा कि व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर. तो आपने क्लिक करना है 6 to 12 में. अब जैसे ये क्लासेस हैं CBSE फॉर क्लास 8, तो आपको CBSE फॉर क्लास 8 को सिलेक्ट करना है. अब इसमें लैंग्वेजेस की भी प्रेफरेंस है. हमारी क्लासेस इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी होती है. तो विच एवर लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है यू कैन प्रेफर दैट. गो टू द डिस्क्रिप्शन वीडियो एंड क्लिक ऑन द स्पेशल क्लास लिंक. आप डिस्क्रिप्शन वीडियो पे जा सकते हैं, स्पेशल क्लास लिंक पे क्लिक कर सकते हैं. और ऐसा नहीं है कि आपको बस आप उस पर क्लिक करना है नोटिफाई मी, जिसमें क्लास में 10 मिनट पहले, क्लास शुरू होने से पहले आपको एक मैसेज बज पड़ेगा कि माई क्लास इज़ अबाउट टू स्टार्ट. यूज़ माई कोड स्पेशल क्लास फॉर फ्री. तो माई कोड इज़ नेहा YT लाइफ. मेरा कोड क्या है अच्छे से याद कर लीजिए, नेहा YT लाइफ. तो आपको ये मेरा कोड यूज़ करना है. इस कोड से आप अनलॉक कर सकते हैं मेरी स्पेशल फ्री क्लास.
सो अनअकैडमी के पास फीचर्स भी हैं जिसमें आपके बड़े बड़े आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें आपके पास बड़े से बड़े जो भी कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा। इसके क्या फीचर्स हैं हम ये देख लेते हैं। लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ द वन प्लेटफॉर्म, रेगुलर डाउट सॉल्विंग, आंसर्स एंड राइटिंग सेशंस, मतलब राइटिंग सेशंस होंगे, टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे इसके अंदर, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, प्रॉपर आपको गाइडेंस दी जाएगी, हर चीज़ में प्रॉपर मेंटरशिप दी जाएगी, स्टडी मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड इन दी पीडीएफ फॉर्मेट। देखिए इसमें आपको स्टडी पीरियड भी मिलेगा, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे, वी हैव लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज भी होंगे फॉर बेटर रिविजन एंड अंडरस्टैंडिंग। सो बेटर रिवीजन, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्या करना है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फीचर्स। इसके अंदर रेज अ हैंड फीचर भी है। नाउ यू कैन स्पीक टू द लर्नर्स इन द लाइव क्लासेस, आप मेरे साथ लाइव क्लासेस में बात कर सकते हैं वन ऑन वन बेसिस पे अगर आपको कोई डाउट है। यू जस्ट नीड टू रेज योर हैंड एंड पर्सनलाइज एंड हाईली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस एक्सपीरियंस फॉर एजुकेटर्स एंड लर्नर्स। Educators can drive engagement with quizzes, vivas, live doubt solving sessions to further increase the learner attentiveness increase करने के लिए. Enables interactive and fast doubt solving with the option of one-on-one discussion in a live class में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। तो देखा आपने कितनी सारी फीचर्स हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फीचर्स। सो लेट्स अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज भी चल रहे हैं, यू कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन दी टेस्ट सीरीज। लेट्स क्रैक हाफ ईयरली एग्जाम्स फॉर मैथ्स, साइंस, एसएसटी टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस आर ऑल्सो गोइंग ऑन फॉर बेटर रिविजन ऑफ योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। ये 60 मिनट्स का होता है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 30 every Thursday, Saturday and Sunday on 7th of August to 26th of September at 1 p.m. चैम्पियनशिप फ्री टेस्ट सीरीज होती है फॉर मैथ, साइंस, एसएसटी टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस फॉर 45 मिनट्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 20 एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। स्टार्ट डेट आर 2nd of August। सो द प्राइजेस फॉर अनअकैडमी प्लस के प्राइजेस क्या हैं, यू कैन एज लो एज 696 ओनली है पर मंथ, which includes all subjects, not only SST, साइंस, मैथ्स वगैरह भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाया जाएगा। यूज़ माई कोड, आपको मेरा कोड यूज़ करना है नेहा YT लाइव फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट आप यूज़ कर सकते हैं नेहा YT लाइव से, ठीक है। तो अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फीचर्स क्या हैं? Iconic subscription redefine mentorship and ensure hands-on learning. You will get a iconic उससे बड़ा है प्लस से, you will get a personal mentor, live doubt solving, weekly reports, parents connect, study planner and all the benefits like top educators, mock tests, quizzes, structure based courses and as per the exam syllabus. तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा from one-on-one guidance from the top educators for all your concerns, right? तो the plan इसका start होता है 1446 only per month. All subjects are included. Use my referral code Neha YT Live for instant 10% discount. So don't forget Neha YT Live for 10% discount. आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं नेहा YT लाइव फॉर 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम का ऐप अगर आपके पास नहीं है आप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। टेलीग्राम ग्रुप है NS41 रॉकस्टार्स ऑफ नेहा मैम, लिंक मैंने यहाँ दे दिया गया है। आप इसके अंदर मेरा ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मैम की आज कौन सी नई क्लास है,
कितने बजे नई क्लास है और आज हम कौन सा नया इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम, ज्वाइन करो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। और भी बहुत सारी फीचर्स जो अनअकैडमी में चल रही हैं आपको रेगुलर अपडेट्स दिया जाएगा। सो फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एंड द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू ऑल इन्जॉयड माई क्लास। आपको मज़ा आया होगा मेरी क्लास में, बहुत हमने इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी। देश आज़ाद हुआ तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। फॉर मोर एंड मोर लर्निंग जॉइन मी ऑन माई स्पेशल क्लास जो रोज़ होती हैं, एंड सी यू ऑल देयर। बाय एवरीवन।